तो हम लोग ऑनलाइन आवाज आ रहा है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। आ रही आ सर। रहा है आपको आवाज? और अभी स्क्रीन स्विच हो रही है? जी हो रही है सर। कि आज के ओरिएंटेशन सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के बरकत नाम से। सबसे पहले क्लास पे पुराने बात। आज का एजेंडा क्या होगा? हम ओरिएंटेशन सेशन में क्या बातें कर रहे होंगे अगले चंद मिनट्स तक? सबसे पहले अब बात कर रहे होंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। देन जो इस कोर्स के लिए हम आज कहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इस किन एरिया को पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में बात होगी। देन इसका ड्यूरेशन क्या है, किन किन दिन हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, किस दिन हमारी टाइमिंग हुआ करेगी क्लास की, उसके बारे में बात होगी। और आकर पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। अच्छा, सबसे पहले आईसीटी के बारे में बताते चला जाऊँ। आपको आईसीटी की वेबसाइट नजर आ रही है, आईसीटी। ये इंस्टीट्यूट है ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। ये पाइनियर किया इसको राय बिशारत अली साहब ने। उन्होंने इस चीज़ को आइडिया, ब्रेन चाइल्ड था उनका। उन्होंने इस बारे में बात करी कि प्रैक्टिकली टैक्स के रिलेटेड ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की जाएं। इसके ऊपर उन्होंने काम किया। और इसमें उन्होंने हमारे मेंटोर थे, ये आपको नजर आ रहे होंगे। उनकी काविशों का नतीजा है कि आईसीटी माशाल्लाह प्रैक्टिकली बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड, जो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती है उनके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, और आईसीटी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंस है 3 जगह पे पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। लाहौर में जब आप बैठे हुए हैं, कराची में शाहरा फैसल के ऊपर है, और इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में है। तो अभी हम इसके बारे में बात करें। फिर जो आईसीटी कोर्सेज ऑफर करता है, आईसीटी ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी अक्रॉस द बोर्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में टैक्सेशन प्रोवाइड करता है। टैक्सेशन के कोर्सेज आते हैं, जैसे यूएस टैक्सेशन है, इसमें कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, यूएस के टैक्सेशन की लॉ कैसे कंप्लाइज की जाती है। इस तरह यूके टैक्सेशन, उसमें भी इसी तरह कोर्सेज बाय किए जाते, पढ़ाए जाते हैं। इस तरह यूएई टैक्सेशन है, जहाँ पे टैक्स का जब वैट लगा और आप कॉर्पोरेट टैक्सेशन हुई, वो ओईसी मॉडल के तहत, तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप आया। देन कैनेडियन टैक्सेशन, देन सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर जिसके लिए हम जहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद एडवांस टैक्स लिटिगेशन है। देन सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स है। और उसके बाद सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स है, जिसमें आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स और ये डिजाइन वगैरह के बारे में बातें होती हैं। देन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात हो रही होती है कि कंपनी सेक्रेटरी ने कौन कौन से लॉज बातें करनी होती है, किन किन लॉज को कंप्लाई करना होता है। देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोर्स है। और कुछ फाइनेंस है फॉर नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए। ये पूरा पोर्टफोलियो है जो अभी आईसीटी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा कुछ अभी उसके ऑन मतलब इन पाइपलाइन कुछ प्रोजेक्ट है जो कि आईटी से रिलेटेड है, जैसे डाटा एनालिटिक्स है, सैप है, ईआरपी है। इस तरह के एरियाज पे भी इंशाल्लाह आपके लिए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। देखिए, हमारा ये सारा प्रोसेस जो है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड है। मतलब आपको कोई क्लास की तरह, बीकॉम की तरह, एमकॉम की तरह, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह आपको थ्योरी पढ़ी पढ़ाना, बल्कि तो आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज कराने हैं, ताकि आपको अपना कैरियर को, अपनी इन्हांस को, अपनी कम्पिटेंसीज को, स्किल कम्पिटेंसीज को इन्हांस कर सकें। देन हमारा कोर्स जो है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो है हमारा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर इसमें से। अच्छा, इस कोर्स में हम बातें क्या करेंगे, इसके 3 पिलर है, कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज। देन उसके बाद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एंड उसके साथ है सेल टैक्स एक्ट 1990। पहले एरिया में बात करें तो कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज। इस बारे में हम क्या पढ़ रहे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, इसको हम कैसे देख रहे होंगे। इसको देख रहे होंगे हम जहाँ पे जाएंगे अपने पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पे तो आपको बिजनेस का एरिया नजर आ रहा है। यहाँ आपके एनटीएन के ऊपर ये बिजनेस की एडिशन करते हैं। ये एडिशन कैसे कर रहे होंगे, ये प्रैक्टिकली करके बता रहे होंगे आपको यहाँ पे। देन उसके बाद पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन देखिए एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पंजाब में इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, पंजाब का अपना एक पोर्टल बना हुआ है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले उनका एक पोर्टल है business.punjab.gov.pk के ऊपर, यहाँ से आपको क्या होता है, गाइडलाइंस देता है। और उसके बाद उनका अपना एक पोर्टल है जिसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर की जाती है। इसमें से एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरा जाता है, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे होंगे। देन उसके बाद हमारे पास एरिया है इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एनुअल कंप्लायंसेस। कंपनी इनकॉर्पोरेशन कंपनीज को कौन सा लॉ डील करता है, कंपनी को डील करता है जो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
इसमें से आपने इन एरियाज में से अगर कंपनी लॉ आपने सर्च करना है तो आपको कहाँ से मदद मिलेगी, फिर आपने अगर रेगुलेशन देखनी है तो वो आपको कहाँ से मिलेंगी, और इसमें आपको लेटेस्ट लॉ की अमेंडमेंट्स आई हुई होंगी तो वो आपने कहाँ से देखनी होगी। फिर इसमें हम जाके नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक टैब नजर आ रहा होगा, कंपनी फॉर्मेशन। हम इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसमें एक्सप्लोर करने के बाद अल्टीमेटली हमने कहाँ पहुंचना है, लीप पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे हमने क्या करना सीखना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखना है। लीप लीप स्टैंड करता है लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। ये फरवरी 2024 में आया था ये पोर्टल, जब कंपनी रेगुलेशन 2024 आई थी। इन्होंने अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया था, जिसके नतीजे में ये लीप पोर्टल बना था। इस पे प्रैक्टिकल कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, हम इसके प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजरेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले के साथ हम देख रहे होंगे कंपनी नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है, हम इसको कैसे गो थ्रू कर रहे होंगे। जैसे ही आपके सामने नजर आ रहा है कि नेम रिजर्वेशन कैसे होती है, इन एरियाज में जाके हम देखेंगे कि अपनी, अगर आपने कंबाइंड प्रोसेस के थ्रू, अगर आपने नेम रिजर्व पहले कैसे करवाना है, अगर आपने कंबाइंड प्रोसेस के थ्रू जाना है तो हम आपको इस प्रोसेस में से गुजर के देख रहे होंगे प्रैक्टिकली। और फिर इसके बाद जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद आपको कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं। आपको फॉर्म ए फाइल करना होता है, फॉर्म 9 फाइल करना होता है, फॉर्म यूबीओ फाइल करना होगा, अगर एप्लीकेबल होंगे तो आपको ऑडिटेड अकाउंट एससीसीपी को रिपोर्ट करने होंगे। ये कैसे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर फाइलिंग कैसे करनी होती है ये देखेंगे। फिर अगर आपने फॉर्म फाइल कर दिया और उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ गए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। देन जब आपके फॉर्म फाइल हो चुके होंगे फिर आपने उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कैसे लेनी है। यूजली बैंकर क्या कर रहे होते हैं, साल खत्म होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, से सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी सीटीसीज कैसे लेनी है। अगर फिजिकली लेनी है तो फिजिकली की आपने क्या, कितनी फीस कैलकुलेट होगी, ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। देन उसके बाद ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क को डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ना सिर्फ ये ट्रेडमार्क को डील करता है, पेटेंट को भी डील करता है, डिजाइन को भी डील करता है, कॉपीराइट्स को भी, और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन को भी। इसमें हमारा फोकस क्या होगा कि हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करना सीखना है। इसको रजिस्टर करना सीखने के तो इसके लिए देखिए इनका एक अपना अलग से पोर्टल है। देन आपके पास एक पोर्टल आता है इनका, apply.ipo.gov.pk के नाम से। इस पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। अगर आप लॉयर हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी एक अलग तरीके से होगी, अगर आप एप्लीकेंट हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी आसानी से हो जाएगी। तो ये प्रोसेस में से कैसे गुजर रहे होंगे। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने किस प्रोसेस में से करना है, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, कितनी फीस पे कर रहे होंगे, इस पे सारे पे प्रैक्टिकली लॉग इन करके यहाँ पे सारा प्रोसेस देख रहे होंगे कि TM1 क्या होता है, TM5 TM11 क्या होता है, TM155 क्या होता है। ये सारे प्रोसेस जो कि रजिस्ट्रेशन से मतलब होगी, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के, हम वो वाली बातें कर रहे होंगे। देन इसके बाद रजिस्ट्रेशन विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखें, जब भी आप काम कर रहे होंगे ना तो आपको क्या चाहिए, एक कलेक्टिव बॉडी होती है, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बिजनेसमैन की कलेक्टिव बॉडीज होती हैं। आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें नहीं कर सकते इसके बिना, अगर आप चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। किस चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड होना है, इसकी रजिस्ट्रेशन की अफादियत क्या है। ना सिर्फ ये कि ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, इसके और भी बहुत सारे मामला होते हैं। जैसे साल के तौर पर अगर आपने इंडस्ट्रियल बिल का लेना हो बिजली का, तो वो भी आपको वहां पे उसके लिए मेंबरशिप दिखाना होती है। बाज़ औक़ात आपने पाकिस्तान से बाहर किसी ट्रेड एग्जीबिशन को अटेंड करने जाना हो, सेमिनार को अटेंड करने जाना हो, कॉन्फ्रेंस करने जाना हो, और ये प्रेफर करना हो कि मैं बिजनेस मैन हूँ और आपको लिए बिजनेस वीजा इशू किया जाए, तो यहाँ से वीजा रिकमेंडेशन और वीजा इनवाइट्स भी इशूज होते हैं। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे होंगे इसके बारे में देख रहे होंगे। तो ये देखेंगे, ये 5 एरियाज हैं, इनके बारे में हम कहाँ बात कर। फिर उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग। इस बेसिक अकाउंटिंग हम इनकम टैक्स के साथ थोड़ा इंटरव्यूइंग करके देख रहे होंगे कि वहां पे जब इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे होंगे तो उसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, इसकी बेसिक चीजें पढ़ रहे होंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे होंगे। देन हमारे पास दूसरा एरिया आता है, दूसरा पिलर आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन है ऑन इनकम के ऊपर। अच्छा, इसको टैक्सेशन को कौन डील करता है, टैक्सेशन को डील कर रहा होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाके आपने अपने लीगल रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लोर करना है, इसकी वेबसाइट को हम यहाँ पे जाके कर रहे होंगे। देखें, आपके सबसे एंड पे आ रहा होगा लीगल रिसोर्सेज। लीगल रिसोर्सेज में एक्ट क्या होता है, सेल टैक्स एक्ट 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है, इनके रूल्स। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको कहता है कि आप रूल्स तो क्या करें, आप रिटर्न्स फाइल करें। आप अपने रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं, उसकी क्या शेप होगी, क्या इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, वो हमें कौन बताता है, वो हमें रूल्स बताते हैं। तो रूल्स क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को जैसे इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, एससीसीपी ने रेगुलेशन बनाई है, तो जो जिस लॉ ने जिसको जो तरीका कार के लिए एम्पावर किया होता है तो वो वैसा
बना रहा होता है। ये हमें रूल्स क्या करते हैं, आपके सब्सटेंटिव लॉ को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, प्रोसीजर बता रहे होते हैं, उस फॉर्म की स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं कि उसकी फॉर्म की फॉर्मेट्स वगैरह क्या होंगे। प्रेस्क्राइब्ड जहाँ लिखा होगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होगा। मिसाल के तौर पे ऐसे एफबीआर कह देता है कि आपको एक नोटिस दे, आप टैक्स पेयर को इसके बारे में नोटिस देते हो, उस नोटिस देने के लिए फॉर्मेट क्या होगा वो भी रूल्स में प्रेस्क्राइब किया होता है। तो रूल्स क्या कर रहे होते हैं, ऑर्डिनेंस को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर ये एसआरओस क्या होंगे, एसआरओ का बार बार आप लफ्ज सुना होगा। फिर सर्कुलर्स क्या होते हैं, सर्कुलर कैसे मिलते हैं, अभी इसका क्या फायदा होता है सर्कुलर में और उसमें दोनों में क्या फर्क होता है, ये किस लॉज के तहत इशू होते हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे होंगे, जैसे ये देखें, हम्म, इसके बाद अभी बजट गुजरा, बजट क्या होता है, बजट के बारे में इधर एक अलग से टैब था। ये बजट, हाँ, कि बजट देखें, पहले क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है, फिर ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। बिल में और एक्ट में क्या होता है, जो बजट प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट वो बिल कहलाता है, और जब तक वो असेंबली से और सेनेट से अप्रूव होने, प्रेसिडेंट के सेंड के बाद वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट क्या करता है, आपके फिस्कल लॉज में चेंजेस लेके आता है, इनकम टैक्स में भी लेके आता है, सेल टैक्स में भी चेंजेस लेके आता है, और जो भी एप्लीकेबल लॉज होते हैं उनमें चेंजेस लेके आता है। इसको हम देख रहे होंगे कि ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है। ये सारी एरियाज हमें अपने इनकम टैक्स वाले पोर्शन में देख रहे होंगे। फिर क्या हो गए, टैक्स रिटर्न किसने फाइल करने हैं, पर्सन कौन होता है, पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। फिर कब वो रेजिडेंट होता है, कब रेजिडेंट होता है, ये सारे हम एरिया देख रहे होंगे। फिर हम देख रहे होंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, क्या इनकम, कि ये टैक्सेबल है, इनकम क्या होती है। ये देखें, आप रिटर्न में जाएंगे तो आपको इस तरह रिटर्न मिल रहे होंगे, ये आपको एरियाज नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, फिर प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस इनकम, फिर कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल इनकम माइनस होती है तो हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आता है, टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या लग रहे होते हैं, एप्लीकेबल रेट लग रहे होते हैं टाइप ऑफ द पर्सन के हिसाब से। इंडिविजुअल एनडीओपी है तो उनके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई हो रहे होंगे, अगर कंपनी है तो उसके ऊपर फ्लैट रेट अप्लाई हो रहे होंगे। अच्छा, ये रेट कहाँ से देख रहे होंगे, इसको साथ में बैक कर रहे होंगे हम अपने किसके साथ, किधर गया, देखें ये अभी अपडेटेड होके आया है ना, इसमें लॉ में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं वो साथ देख रहे होंगे। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखे होते हैं रेट्स। ये रेट ऑल दो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें लॉ में क्या चेंजेस आई हैं। इंडिविजुअल में जाके दो कैटेगरीज बन जाती हैं, सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल के रेट क्या है, 2026 के लिए, टैक्स ईयर 2026 के लिए थोड़े कम हैं। वो कम हो गए, कितने हो गए ये देखें, टैक्स ईयर 25 में कितना रेट था, 5%, तो 26 में जाके इनके लिए कितना रेट हो गया, ये देखें, ये 5 था पहले, ये रेट 5 था, अभी रेट कम होके देखिए 1% आ गया। लेकिन ये किसके लिए, टैक्स ईयर 2026 के लिए। अब टैक्स ईयर, कुछ नॉर्मल टैक्स ईयर होते हैं, स्पेशल टैक्स ईयर होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये हम इसमें पढ़ रहे होंगे। क्लियर, कितने हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास, 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना। इन हेड्स में हम हर हेड ऑफ इनकम को पढ़ रहे होंगे, कि हमने एम्प्लॉयमेंट में जब सैलरी के एस्पेक्ट देख रहे होंगे, फिर हम प्रॉपर्टी इनकम को कैसे वर्कआउट करते हैं, फिर बिजनेस इनकम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, फिर हम कैपिटल गेन में अदर सोर्सेज में कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट में हमें वर्किंग करके पहले एक्सेल पे काम करके देख रहे होंगे, फिर इन ट्रांजेक्शन के यहाँ पे रिजल्ट इन प्लॉट करके देख रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी इंडिविजुअल के केस में उसके रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट। हम इस वेल्थ स्टेटमेंट को, जो हमारे पास आमदन आई है, जहां तो वो हमारे पास क्या हो रही है, उसके अखराजात हो रहे होंगे, जहां वो जो सेविंग हमारी हो रही होंगी वो हमारी वेल्थ में इजाफा कर रहे होंगे। फिर कुछ ऐसी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, उनको कैसे अपनी रिटर्न में प्लॉट करना है।
गिफ्ट आया तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। फिर अगर हमने कोई प्लॉट किस्तों पे लिया तो उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। आगे कोई हमें इनहेरिटेंस में कोई चीज आई है तो हमने इसको कब कब डिक्लेयर करना है और कितनी वैल्यू पे डिक्लेयर करना है। अगर हमारे पास कोई पर्सनल बाइक थी, कार थी जो हमने बेचा तो उसके ऊपर हमें गेन कैसे आया, वो हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। फिर अगर हमने कोई पॉलिसी ली हुई थी तो उसकी हम कैसे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पे कर रहे थे, जब प्रॉपर्टी मैच्योर हुई, हमारी पॉलिसी मैच्योर हुई तो उसके ऊपर हमें गेन जो आया उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। प्रॉफिट ऑन डेट को कैसे डील कर रहे होंगे। ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे रिटर्न में प्रैक्टिकली जाके देख रहे होंगे कि इनके कैलकुलेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या चेंज आएगी तो क्या चीज हो जाएगा। फिर इसके साथ हम देख रहे होंगे कि विद होल्डिंग के एस्पेक्ट्स क्या होंगे। कोई आपको पेमेंट कर रहेंगे तो पेमेंट करने वाले ने क्या करना है, टैक्स विद करना है। कितना टैक्स विद करना है वो हम देख रहे होंगे। वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि जिसने पेमेंट रिसीव करनी है वो कौन है, वो इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। फिर अकॉर्डिंगली उनके क्या हो रहे होंगे, रेट्स होंगे कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। फिर आपने देखा होगा कि लेट फाइलर का कंसेप्ट होता है। लेट फाइलर का कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होगा और ये लेट फाइलर का कंसेप्ट लिखा हुआ कहाँ है। बात तो कर देते हैं कि सर लेट फाइलर की कंसेप्ट के बाद में लिखा हुआ कहाँ है, ये हम टेंथ स्केड्यूल में जाके देखेंगे कि उसके बारे में किया है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहे होंगे, टैक्स रिजीम्स आ रहे होंगे कि नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है और फाइनल टैक्स रिजीम क्या होता है। ये सारे हम एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे और नतीजतन हमारे पास क्या हो रहे होंगे, टैक्सेशन हो रही होगी इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल को टैक्स कैसे करना है, एओपी को टैक्स कैसे करना है, और कंपनी के टैक्सेशन में कुछ खास बातें होंगी वो हमने कैसे देखना है। जैसे एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा। फिर अगर एओपी इंडिविजुअल या कंपनी की एक टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो इनके ऊपर मिनिमम टर्नओवर का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। हम वो देखेंगे कि उसका क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं। फिर आपने एक लफ्ज सुना होगा, सरचार्ज आया पिछले साल टैक्स ईयर 2025 के लिए, कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो उसके ऊपर क्या होता है, 9% के हिसाब से एक टैक्स लग रहा होता है। वो टैक्स कैसे आप कैलकुलेट होता है, कब एप्लीकेबल होता है, एक लिमिट है 10 मिलियन की टैक्सेबल इनकम की। फिर उसके बाद हम अपने रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास एक असेसमेंट का नोटिस आ जाता है 120 का। ये असेसमेंट क्या होती है, तो अल्टीमेटली हमारे पास घूम के हम कहाँ आ रहे होंगे, यहाँ पे जाके रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, कंप्लायंसेस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, कंप्लायंसेस वाला एरिया देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास पूरा साइकिल होगा जिसमें से हम गो थ्रू हो रहे होंगे कि अपनी कौन सी इनकम को कैसे प्लॉट करना है, इसका टैक्स में क्या इंपैक्ट आ रहा होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम देख रहे होंगे। तो ये हमारा एरिया हो रहा होगा किसके बारे में, इनकम टैक्स एरिया हुआ है। फिर अगर आपकी कोई टैक्स ज्यादा कट गए तो आपके पास क्या हो रहा है, आपकी टैक्सेबल इनकम जो टैक्सेबल जो चार्जेबल है वो कम आ रहा होगा तो हमारे पास रिफंड आ जाता है। तो इस रिफंड को हम कैसे एडजस्ट करेंगे और इसकी एप्लीकेशन कैसे देखें पोर्टल के ऊपर, तो वो एरियाज देख रहे होंगे। ये सारे काम हम पढ़ तो रहेंगे लेकिन लॉ की बैकिंग के साथ पढ़ रहे होंगे। देखिए कल को लॉ चेंज होगा, फिर आप क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो हमने जिस लॉ का चीजें एरिया होंगी उनके लॉ के साथ ही देखना होगा चीजें। पोर्टल पे काम जरूर कर रहे होंगे लेकिन उसकी बैक एंड पे चीजें जो वर्कआउट हो रही होंगी, जो लॉ वर्क कर रहा होगा उसको भी साथ अलाइन करके देख रहे होंगे। तो ये हमारा एरिया जो होगा इसमें इनकम टैक्स वाला एरिया होगा। इसके बाद हम हमारे तीसरे पिलर की तरफ आएंगे जो कि क्या होगा, सेल टैक्स एक्ट का, जो कि क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और गुड्स के ऊपर। और इसको कौन डील करता है, डायरेक्ट टैक्सेशन को गुड्स के ऊपर एफबीआर डील करता है, क्योंकि ये एक फेडरल लॉ है। इसमें हम देख रहे होंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, सप्लाई चेन क्या होती है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। जैसे हम इनकम टैक्स में देख रहे थे कि इनकम टैक्स में क्या होता है, टैक्सेशन कैसे डिटरमिन हो रही है कि कोई बंदा इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। यहाँ पे क्या बातें कर रहे होंगे, डिफरेंट बातें कर रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर, टीयर वन रिटेलर है, नॉन टीयर वन रिटेलर है, उस एस्पेक्ट से चीजें देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा, चीजों को देखने का माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम जिसने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन होनी है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे और उसमें कौन कौन सी गलतियां होंगी जो आप रजिस्ट्रेशन में सबमिट करते वक्त क्या करते हैं, यूजली कमिट की जाती है। हमने उन मिस्टेक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसका प्रैक्टिकली प्रोसीजर करके देख रहे होंगे। फिर गुड बेचने को टेल टैक्स की जुबान में क्या कहते हैं, सप्लाईज कहते हैं। कितनी, तीन तरह की सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाईज क्या होती हैं, दूसरी जिनके ऊपर टैक्स लग रहा होता है वो टैक्सेबल कितनी होती हैं, कितने रेट के हिसाब से टैक्स लग रहा होगा, कईयों पे 18% लग रहा होगा और कईयों पे 5% लग रहा होगा, 10% लग रहा होगा, कईयों पे 0% लग रहा होगा। अच्छा, इन दोनों में इन सब में क्या फर्क होता है वो हम इसमें देख रहे होंगे। देन हमारे पास मशहूर जमाना थर्ड स्केड्यूल आइटम्स। ये हमारे पास रोजमर्रा की एफएमसीजी सेक्टर्स की जो चीजें हैं इनके ऊपर टैक्स लग रहा होता है रिटेल प्राइस के ऊपर। इसका मैकेनिज्म कैसे चल रहा होगा, रिटेल प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये किसने चार्ज करना होता है, वो इसके वाले से देख रहे होंगे। देन हमने सेल्स तो हमने सेल्स करी और उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज कर लिया, लेकिन हमने वो सेल्स जहां तो बना के बेची होगी या खरीद के बेची होगी। अगर हमने खरीदा होगा तो हमने उसके ऊपर बाजू का हमने टैक्स पे किया होगा। उस टैक्स को अपने आउटपुट टैक्स में से कब क्लेम करना है, कब हमें माइनस करने की इजाजत है, कब नहीं है। फिर उसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शन है 8B की, उसमें से कैसे बाहर निकलना। और कहीं कहीं आपको डिसअलाउंस होगा कि आप इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम एस 490 देख रहे होंगे।
फिर अगर आपने पास आउटपुट टैक्स चार्ज तो कर लिया है, वो किस पर्सन को सेल किया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। फिर आपके ऊपर क्या क्या चार्ज करेंगे? 4% चार्ज करेंगे फर्दर टैक्स। 4% फर्दर टैक्स से बाहर कैसे आएंगे, उसके ऊपर भी एक एसआरओ है, हम उसको स्टडी कर रहे होंगे। और फिर हमने रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। इनकम टैक्स में रिटर्न कब फाइल करते हैं? साल के बाद। सेल टैक्स में क्या होगा? महीने के बाद। और यही सेल टैक्स में दिक्कत है, यही सेल टैक्स में दिक्कत है। एक इसकी कंप्लायंसेस क्या करनी होती है? मंथली करनी होती है। दूसरी इसकी कंप्लायंसेस का क्या एस्पेक्ट होता है कि आपने आइटम टू आइटम डील करना होता है कि आपकी आइटम क्या है, किस स्केड्यूल में फॉल करती है, वो जीरो रेटेड है, एग्जाम्प्ट है या नहीं है, या थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही है, और उसके ऊपर कितना रेट लग रहा होता है। और ये आइटम टू आइटम बात करना होता है। फिर इसमें एचएस कोड्स आते हैं, हार्मोनाइजेशन स्टैंडर्ड्स कोड्स, और आपने अपने साथ रिटर्न के साथ एनएचएस भी फाइल करने होते हैं, और उसकी स्टॉक का डाटा भी मेंटेन करना होता है। वहां पे जाके आपको क्या होती है, थोड़ा ज्यादा कंप्लायंसेस होती हैं। रिटर्न इनकम टैक्स को साल के बाद देखेंगे ना, क्या कमाया क्या खोया। यहाँ पे क्या कर रहे होते, सेल परचेज तो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं ना, और कहीं आपने टैक्स चार्ज करना था नहीं किया, तो कस्टमर तो आपको बाद में जाके नहीं कहेगा कि भाई आपकी गलती, आपने उसको क्यों नहीं चार्ज किया। अगर हमारे सप्लायर ने हमसे टैक्स चार्ज किया तो हमने उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है। अगर उसने हमसे टैक्स ले लिया लेकिन आगे जमा नहीं कराया, तो आपके सिस्टम में उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही होगी कि आपके सप्लायर ने आपका टैक्स नहीं जमा कराया। आप क्या करें, आपको इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिसअलाउंस हो रहा होगा। फिर आप अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, भाईजान आपने जो टैक्स आपने हमसे तो ले लिया, लिहाजा उसको क्या करें, पे करें, ताकि हमारा क्या हो, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट हो रही हो। और ये सारी चीजें क्या कर रहे होंगे, इसी एंगल से देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे विद होल्डिंग क्या हो रही होगी, सेल टैक्स की। सेल टैक्स की विद होल्डिंग का माइंडसेट ही डिफरेंट है। जो प्रिंसिपल्स हम विद होल्डिंग इनकम टैक्स में पढ़ रहे होंगे, वहां पे एक और माइंडसेट है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, विद होल्डिंग का और माइंडसेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे जाके क्या हो रही होंगी, चीजें फर्क आ रही होंगी। तो इस तरह हमारे पास सीटीए का जो कोर्स होगा वो ये इन तीन पिलर से मुश्तमिल होगा, जो हम इस एरियाज में बात कर रहे होंगे। अच्छा, ये कोर्स किन को अटेंड करना चाहिए? सबसे पहले जो फ्रेश एंट्रेंट, जो कि अपना क्या करना चाह रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंसी में कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए होगा। अच्छा, वो टैक्स कंसल्टेंसी में कौन कौन से काम कर सकते हैं? देखें, उनको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने आ रही है, आसानी से हो जाएगी। उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं डील करता। अगर आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। सेकेंडली, फिर आपके पास क्या होगा, आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं टैक्स अपने कंसल्टेंसी कैरियर में। फिर पार्टनरशिप एक्ट होगा, उसके लिए 1932 करता है, इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट देखेंगे। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जिसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंपनी एक्ट का। फिर कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हैं कि फॉर्म ए फाइल कैसे करना है, फॉर्म 9 कैसे करना है, वो सारे एरियाज देख रहे होंगे। तो ये देखेंगे। फिर इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग है, सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन है, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन है। तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको रिस्पेक्टिव लॉज का, रेगुलेशंस का अंडरस्टैंडिंग है, उनके एसओपीज की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग हम आपको इंशाल्लाह अनेबल करेंगे इसमें। देन फिर क्या है, कुछ लॉयर के लिए कोर्स उनके लिए टेंडेड है। मिसाल के तौर पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल में, क्रिमिनल में, अब वो अपनी प्रैक्टिस में एक एरिया एड ऑन करना चाहते हैं, टैक्स का। अच्छा, टैक्स में क्या होगा, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वहां पे कुछ टर्म्स क्या होंगी, बिजनेस की टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी, अकाउंटिंग की टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी। इनसे कैसे आपको फेमिलियराइज कराना है, ये बातें हम आपके लिए, उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। वो चीजें समझ रहे होंगे कि इस लॉ की बेसिस क्या है, कि हम चीजें शुरू से लेके चल रहे होंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये कैसे क्या बनता है, फिर इसकी अगले साल जाके ओपनिंग क्लास स्टॉक क्यों बन जाता है, इसका रिफ्लेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। देन फिर तो कुछ लोग अपने फाइनेंस और अकाउंट्स में एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। देखें, अकाउंट्स क्या हो गए, क्या कहते हैं, ये ईआरपी सिस्टम्स आ गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, क्विक बुक है, पीचट्री है, टैली है, सैप है, D1 है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, ये सारी कर रहा होगा। वो आपका एम्प्लॉयर क्या कहता है भाई ये तो मैं किसी बीकॉम वाले लड़कों को बताऊंगा, मुझे वो तरीका करके बता दो जिससे मेरी कंप्लायंस में लिटिगेशन का रिस्क क्या हो, मिनिमाइज हो रहा हो, मुझे वो काम करके बताएं। आपको टैक्स की कंप्लायंस आती है इंटरव्यू में, तो सबसे पहले ये पूछे होते हैं कि आपको टैक्स का काम आता है। चले नहीं फाइनेंस और भैया अकाउंट की जो बगैर टैक्स के आपको नहीं मिल रही होती, वो सारी चीजें आ रही होती। और कुछ लोग जो कहीं आ जाते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, परफॉर्म करने में उन्हें मुश्किल होती है। ये नहीं पता होता कि मैंने पेमेंट करनी है तो मैंने कितना रेट टैक्स काटना है, पर्सन का स्टेटस कैसे चेक करना है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आपको ये चीजें हेल्प आउट कर रही होगी कोर्स में, कि आप अपने रोजमर्रा के टास्क क्या हो रहे होंगे, आसानी से परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर आप अपनी कंप्लायंसेस कर रहे होंगे कि आपको ये काम कब करना है, आप उससे वक्त से पहले क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ऑडिट कराना है, तो आपने ऑडिट कराने के बाद एसएससीपी की कंप्लायंसेस करनी है ना, तो आपने किस टाइमलाइन के अंदर अंदर करनी है, तो वो आपको एक यहाँ पे हेल्प आउट हो रही होगी। तो देखिए, आपको ये चीजें भी आपको साथ उसके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी। देन हमारे बिजनेसमैन भाई क्या कर रहे होते हैं, किसके रहमो करम पे होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट के रहमो करम पे होते हैं। और उनका गिला क्या होता है,
कि टैक्स कंसल्टेंट हमें सिखाता कुछ नहीं है, हमें बता देता है और हमें समझ कुछ नहीं आ रही होती। ना हमें टैक्स वाला कुछ बताता है, ना कॉर्पोरेट वाला बताता है, बस वो कहता है ऐसे कर दो, तो हम मजबूरन क्या होते हैं, उसकी बात मानने के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको उसके बारे में पता चल रहा होगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी बिजनेस के ऊपर कौन कौन सी कंप्लायंसेस होगी जो आपने फुलफिल करनी है। इससे आप ये तो नहीं होंगे कि टैक्स कंसल्टेंट के रैंक पे आ जाएंगे, इससे ये होगा कि आपकी लाइलमी कम हो जाएगी और आप अपने कंसल्टेंट के साथ क्या होंगे, इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो आपको पहले की तरह डॉच नहीं कर पाएगा, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर आपने स्टाफ रखा हो तो अपने स्टाफ को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके ऊपर ये कंप्लायंसेस है, आपने ये काम है और इनकी ये ड्यू टाइम लाइन है और आपने इनके लिए पहले से क्या तैयारी करके रखी है। तो इस तरह आपको ये कोर्स क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। फिर हमारे पास कुछ दोस्त जो स्टूडेंट्स फाइनेंस और अकाउंट पढ़े हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, थ्योरी तो उन्होंने बहुत सारी पढ़ ली होगी, लेकिन जब प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट करने जाते हैं, तो क्या पूछता है, वही पोर्टल पे काम कर लोगे, कंपनी इंकॉर्पोरेट कर लोगे, एसएससीपी के मैटर्स देख लोगे। तो यहाँ से आपको वो चीज होगी कि देखें, आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे, आपको चीजें पता होंगी, तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होंगे। और इंटरव्यू क्या करता है, वो बच्चे सामने वाले की आवाज से देख लेते हैं इन सवालों के कि यार इसको वाकई काम किया हुआ या नहीं किया हुआ। वो एक टर्म इस्तेमाल करेगा कि यार ये पीएसआईडी कैसे जनरेट होता है, ये पीएसआईडी होता है क्या, ये सीपीआर, आपके पास ये नंबर है, सीपीआर की कॉपी मुझे कहाँ से निकाल के दोगे। तो ये चीजें आपके लिए इस तरह आपके लिए कैरियर में शुरुआत में आपको हेल्प आउट कर रही होंगी। तो ये थे हमारे वो लोग जिन्होंने के लिए ये कोर्सेज अटेंडेड है। फिर इसमें आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, देखिए इसमें सारा काम हम क्या कर रहे होंगे, वेरियस पोर्टल पे काम कर रहे होंगे। देन फिर इसमें आप अपनी क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजेक्शन के, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। और एनालाइज करने के बाद, अपनी एबिलिटी को करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, जो मिस्टेक्स रिटर्न में कॉमनली कमिट की जाती हैं, जो कॉमनली मिस्टेक्स कमिट की जाती हैं, आप उनसे बचेंगे। उनसे बचेंगे तो आपका लिटिगेशन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, अक्सर कह रहे होंगे कि 236 सी का टैक्स हो गया जी, गेन टैक्स आ गया। हालांकि वो 236 का टैक्स जो होता है, 236 सी का टैक्स या 236 के का टैक्स क्या होता है, गेन टैक्स नहीं होता। इस तरह की गलत आम बातें जो चली हुई हैं, मिसाल के तौर पे कि जी कैपिटल गेन, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आगे सेल करेंगे तो जी आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता, गिफ्टेड प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आता। तो जो इस तरह की मिसकंसेप्शन आप इनको दूर कर रहे होंगे, और जो मिस्टेक्स क्या होंगी, जो टर्म में कॉमनली कमिटमेंट होंगे, आपने उनसे अवॉइड करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको बताया जाएगा कि रास्ते पे नहीं चलना, वो फिर भी उस रास्ते पे चलने के लिए पर तोड़ रहे होंगे कि सर ऐसा कर लें। अच्छा, फिर को कुछ दोस्त कह रहे होंगे, सर जी ऐसा कर लें तो टैक्स नहीं बचेगा। भाई टैक्स हमने बचाना है, लेकिन विद इन लीगल प्रेमिसेस के तहत रहते हुए। तो जितना ड्यू टैक्स बनता है वो हमने देना है। हमने कोई टैक्स चोरी नहीं प्रमोट करनी है, ना हम इस कल्चर को प्रमोट करते हैं। क्लाइंट का क्या, क्लाइंट तो ठीक है, क्लाइंट आपके लिए जरिया रोजगार जरूर होता है, लेकिन वो वसीला है, रिस्क होता है, रिस्क अल्लाह ताला की जात देती है। आपने ये चीजें देख रहे होंगे यहाँ पे। फिर आपके पास लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग चल रही होगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन क्यूरीज पुट कर रहे होंगे। हो सकता है वो मेरे लिए कैरियर में नई बात, मैं भी इस तरह चीजें सीख रहा होता हूँ, कुछ नई चीजें सीख रहा होता हूँ। बाकी दोस्त जिसका कोई उस पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हुआ होगा वो आपको इसमें हेल्प आउट कर रहा होगा। तो आपकी इस तरह की क्या हो रही होगी, एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग हो रही होगी। अच्छा, इस नेटवर्किंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसमें आपने पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपने इस कोर्स को पार्टिसिपेट किए, इतने आवर्स अटेंड किए हैं। देन फिर ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो इनका पोर्टल है, उसमें आपको एलएमएस की एक्सेस होगी। उसके बाद आफ्टर कोर्स भी आपको कोर्स में आफ्टर सपोर्ट होती है कि आपको कोई क्यूरीज आ जाती है, कोई नया मसला आ जाता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे पुट कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको कितनी देर के लिए अवेलेबल होगी, 6 मंथ्स के लिए। अच्छा, बहुत सारे दोस्त बात करते हैं सर ये 6 मंथ्स क्यों। देखें, वालदा ने एक उम्र पे एक स्टेज पे आके बच्चे का हाथ छोड़ते हैं ना, किस लिए, कि बच्चा सारी उम्र मोहताजी से आजाद रहे। तो आपको मोहताज नहीं बनाना, आपको इस चीज एनेबल करना है कि आपको कोई नई चीज आ जाए तो आपने उसको चीज को कैसे देखना है। ये मैं आपको लॉ से बातें क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगले साल फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आ गई होंगी, आपने उस एंगल से देखना है। मिसाल के तौर पे एक हमारी क्लास स्टूडेंट था, वो प्रॉफिट एंड डेट पे बात कर रहा था, तो वो रिटर्न फाइल कर रहा था, तो वो पिछले साल के रिटर्न फाइल कर रहा था। और वो कह रहा था कि सर ये देखें, आपने तो ये हमें पढ़ाया था कि ये मेरा जो है ना 40 मिलियन का आ रहा है, तो आपने तो ये जाना था कि इसमें स्पेशल ब्लॉक ऑफ इनकम में जाना था। तो ये तो मेरा 4 मिलियन आ रहा है, तो आपने तो बोला था कि 5 मिलियन है और 3.6 है। तो मैंने कहा तब उस लॉ जो था तब 3.6 वाला होता था, 36 लाख तक होता था। जिस साल की आप बातें कर रहे हैं उसमें जाके ये इसका रिजीम चेंज हो जाएगा। तो आपने ये चीजें कैसे देखनी है, अपनी चीजों को कैसे कंप्लाई करना है। देखिए हमेशा कोई नहीं होगा, आप खुद भी देखेंगे, आप खुद अगर आप खुद भी देखें, पेरेंट्स होंगे ना मोस्टली, तो आप देखेंगे आप बच्चे को क्या कर रहे होंगे, एक स्टेज पे जाकर उसे इंडिपेंडेंस दे रहे होंगे, ताकि उसे चीजों को हैंडल करना है, स्किल्स डेवलप करना है। अगर आप हमेशा उसके प्रोटेक्टर रहेंगे, अंडर राइटर रहेंगे, तो वो क्या कर रहे हो,
फिर वो लाइफ स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें आपने अपने साथ डेवलप करनी है। देन इस कोर्स की टाइमिंग क्या होगी? मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन क्लास हुआ करेगी 6:30 से लेके 8 बजे तक, और ये इन पर्सन हुआ करेगी यहीं पे, जूम पे ऑनलाइन हुआ करेगी अवेलेबल। और हमारी 30 से 32 क्लासेस इसमें टेंटेटिवली प्लान है। और ये हमारा फिजिकली जो कोर्स है यहाँ पे जहाँ अभी आप मौजूद हैं, लाहौर ऑफिस में, यहाँ पे कंडक्ट हुआ कर रहा होगा। और ये उसका ऑफिस का नंबर है और ये कॉन्टेक्ट पर्सन है, अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से। थैंक यू कि आपने मुझे पेशेंसली सुना। एंड अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब आप मुझे वो वन बाय वन बता दें इस कोर्स को लेके। जी। मेरा क्वेश्चन है, जो आपने सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है, जी। क्या ये तीन तीन तक तो जी। इसमें हम कवर कर लेंगे सारा कुछ? मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये कर रहे होंगे मिसाल के तौर पे, मैंने आपको ये काम बताया कि आपने सैलरी में ये वर्किंग करनी है और इसके साथ आपने वहां से ये फिगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में लिंक कर रही होगी। अगर आप बेटा यूं मुझे पैसिवली सुन रहे होंगे कि मुझे याद हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने पास क्या रखें, रजिस्टर रखें, उसको नोट डाउन करें। फिर मैं आपके साथ जो एक्सेल शीट की होगी उसका मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसको आपने जाके घर में जाके उसको रिपीट करना है, उसको वर्कआउट करना है कि एक्सेल पे इसके साथ चीजें कैसी हैं और पोर्टल में इसके साथ कैसे लिंकेजेस कर रहे होंगे। तो हर बंदे की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, वेरी करता है। कुछ हैं जो जिनका जिनका पहले से एक्सपीरियंस हुआ होगा वो नहीं, कुछ है इनका नहीं होगा, उनको क्या करनी पड़ेगी, कोई अपनी एफर्ट्स ज्यादा पुट करनी पड़ेंगी, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करना होगा, फिर अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना होगा। जी। मैं रिटर्न के वाले से क्वेश्चन कर सकता हूँ? देखिए अभी तो मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं, क्या करना है, एडवाइस लेना चाह रहे हैं फ्री में। जी बताएं, बताएं। आईओएस को पूरी तरह से यूज करना, उसके फीचर्स सिखाए जाएंगे? देखिए हमारा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है, हम हर हेड ऑफ इनकम पे बात कर रहे होंगे। सैलरी की वर्क इनकम कैसे वर्कआउट करनी पड़ रही होगी, प्रॉपर्टी में इनकम कैसे वर्कआउट कर रहे होंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स देख रहे होंगे ना। अब पोर्टल में तो कुछ इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, हम पोर्टल को नहीं, हम अपने कोर्स की कंटेंट के हिसाब से उसके साथ चल रहे होंगे ना। जैसे आपने पर्सनल अपनी रिटर्न फाइल जी बिल्कुल, आपको आप खुद एनेबल होंगे, आप इस बात में खुद एनेबल होंगे, आपको खुद कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा इंशाल्लाह। सेल टैक्स जी बिल्कुल वो बिल्कुल। भी आरएस पे कैसे सेंड करेंगे? जी बिल्कुल, सब प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। और उस पर आप देखें, आपने देख रहा होगा कि हम पहले जितना भी काम कर रहे होंगे ना, पहले एक्सेल पे काम कर रहे होंगे और उसको रिटर्न के साथ प्लॉट करके देख रहे होंगे। जी। अच्छा सर, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, एफडीआर के फील्ड में, लिटिगेशन सारा कुछ हम करते हैं। जी। मतलब लॉयर के साथ मेरी ड्यूटी होती है, छोटा सा तब से कर रहा हूँ ये चीजें। सही है। रिटर्न में अभी, क्योंकि रिटर्न तो देखी है, जाहिर सी बात है जब गलत होती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी नए बंदे की रिटर्न करते हैं, कितनी लिमिट होती है कि हम उसका वाइट कैश रख सकते हैं? देखिए वाइट कैश में आपने इंपॉर्टेंट देखिए कि उसके सोर्सेज क्या है, उसकी आमदन क्या है, उसको सोर्स पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके वो अपनी वेल्थ कहाँ से ड्राइव कर रहा है। ये लिमिट कोई डिपेंड नहीं कर रहा है कि उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, डिपेंड कर रहा है कि आप उसकी प्रोफाइल क्या है, वो क्या काम करता रहा है, उसकी आमदन कहाँ से ड्राइव हो रही है, वो कितना टैक्स पे हो रहा है। आप अपने सारे इसकी वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि उसके पास क्या एसेट्स है और उनके लिए उसके पास क्या आमदन थी जहां से उसके एसेट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। असल में जितने भी केसेस देखिए, ज्यादा केसेस यही होते हैं कि कोई बंदा रिटर्न करता है, उसको पता नहीं एक्चुअली उसने क्या करना है। अभी एक बंदा उसकी रिटर्न की है, उसका मतलब 12 लाख कैश हो जाए जी, मैंने गाड़ी ले ली है। आज अगर 25 की रिटर्न करी तब एडजस्ट ही नहीं होता, उसका क्या सिचुएशन तो होता देखिए ना, आप वली अल्लाह थोड़ी, आपके पास थोड़ी पता होगा कि क्लाइंट की क्या पता, ये तो आप इंटरव्यू में उससे पूछेंगे ना कि यार आपके पास क्या ज्यादा जाता है, और आप उनसे बातें करके पूछ रहे होंगे आपके क्या खर्चा जाता है, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी कितनी आमदन होनी चाहिए। और जब आप रिटर्न देख रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिपेंसीज लग रही होंगी, फिर आप इस चीज को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस वेरीफाई कर रहे होंगे एमआईएस पोर्टल से, फिर अपने पास मालूमात से ले रहे होंगे। तो देखें, जो आपने क्लाइंट के शूज में कभी भी स्टेप इन नहीं करना, जो मालूमात उसे पता है उससे पता है ना, तो आप उनसे इंक्वायर करके मालूमात करके उनसे पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनकी बुनियाद पर मालूमात क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अगर वो चीजें नहीं बताता तो उसके रिटर्न ना भाई उसी की जिम्मेदारी है ना, मेरी थोड़ी है। है? देखिए आपने उसका क्लाइंट है ना, आप खुद तो नहीं है ना। जी जो चीजें आपको क्या पता है कि उसने कल को क्या ट्रांजेक्शन करनी है, उसने घर में तिजोरी में कितने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, वो नहीं बताता तो ना बताए। आपने तो जो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही आपने आगे पास ऑन करनी है ना, आप उससे कंसल्टेंट है ना जो। हाँ तो देखिए, मैं उसकी बता दें कि भैया आपको जो इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं मैं उसकी बेसिस पे आपकी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अगर कल को कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आप मुझे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो इसमें आपकी लाइबिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ही की लाइबिलिटी होगी, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो वही चीजें जो आपने बताई नहीं है। और दूसरा पोस्ट की लिटिगेशन वाला मैं कर रहा हूँ आपका कौन? यार लिटिगेशन, देखिए लिटिगेशन यहीं से स्टार्ट होनी है ना।
जिस तरह क्रिमिनल केस में आपकी एफआईआर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ी जाती है, इसी तरह ये लिटिगेशन में आपके रिटर्न जो होते हैं वो उस तक पढ़े जाते हैं। और लिटिगेशन ये इनकम टैक्स रिटर्न आपके सर पे बंदूक रख के तो नहीं बनाए हुए थे ना, आप खुद वॉलंटरली फाइल कर रहे होते हैं ना, अपनी बात खुद ही कर रहे हो, तो कल को आपने अपनी बात को साबित करना होता है ना, तो कल को आप अपनी कई बात को साबित ना कर पाए तो गुनहगार कौन है? आप ही खुद ही है ना। जी जी। तो आपने क्लाइंट से भी इतना ज्यादा लाड प्यार नहीं करना कि आप उसकी शूज में जाके साथ उस तरह सोचना शुरू कर दें और इतना भला सोचना शुरू कर दें। आपने अपने रोल को कन्फाइन नहीं रखना है कि मैं कंसल्टेंट हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताएंगे, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मुझे बता रहे हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझसे आपसे छुपा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप पे ही होगी। ठीक है जी जी जी। नहीं, आप लॉगिन आईडी बना लें, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस नहीं, अगर आप आपकी आमदन है तो आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा तो फिर आपको देना चाहिए। जी जी। हाँ, आप अपना पोर्टल करें, आरएस का इनका अपना पोर्टल है, वो प्रैक्टिस के लिए वो आपको लॉगिन आईडी आप उनसे क्रेडेंशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन से ले लीजिएगा, वो आपको इस मामले में हेल्प आउट कर देंगे। सेकंडली देखिए, अगर आपके पास अपना पोर्टल भी है ना तो आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे रिटर्न में कर सकते हैं, आप उनको वर्किंग करके उनमें से गो थ्रू कर सकते हैं। बेशक आप सबमिट ना करें, यही इफेक्ट होगा ना कि आप उसको सबमिट नहीं कर रहे होंगे, तो सबमिट ना करें, आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। बस सबमिट ना करें, आपने कौन सा उसके रिटर्न देखे हैं, लेकिन आपने जो लॉ अंडरस्टैंडिंग करा देखा उसको पोर्टल के साथ प्रैक्टिकली ये चीजें कैसे रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो उसको साथ बिल्कुल कर सकते हैं आप। जी ये आपने बताया कि हम वर्किंग करेंगे एक्सेल शीट पे, जो एक्सेल शीट होगी वो आप प्रोवाइड करेंगे। जी, मैं एक्सेल शीट में आपको डाटा दे दिया करूंगा, उसको फिर आपने घर जाके यहाँ पे वर्कआउट करा, फिर घर जाकर आपने उसको रिपीट करना है। उसके अंदर फार्मूला जी, आप करना सीखेंगे ना, यही तो लर्निंग है। जो चीज नहीं पता होती वो पता करना, यही तो अननोन से नोन की तरफ सफर कर रहे हो, तो यही तो लर्निंग है ना। और कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सर वो शीट शेयर कर दें। अच्छा, वो शीट शेयर कर देंगे, क्या होगा, वो पड़ी रहेगी, फिर जब कोर्स खत्म होगा फिर कहीं याद आएगा सर जी वही काम करना था, फिर जाके चीजें कर रहे होंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए मेरे खाना खाने से ना आपकी भूख नहीं खत्म होनी। मैं जितना मर्जी यहाँ पे खड़ा होकर बोलता चला जाऊं, अगर आप अपने जगह काम नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट रहेगी। तो जिस रिपोर्ट है उसके बाद अगर हमें भी सप्लीमेंट्री नॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिएगा। बात का ये भी होता है कि उनकी ये होता है कि आप क्या करें, अगर आप कहीं कोर्स लिया था 6 महीने पहले या साल महीने पहले गुजर गया, अब लॉ में कोई चेंजेस आ गई हैं, तो उनका जो लेटेस्ट कोर्स चल रहा होगा तो उसमें आपको वो नॉमिनल कॉस्ट लेके आपको वो लेटेस्ट वाले कोर्सेज में आपको आपके पोर्टल पे एनेबल कर देंगे, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सपोर्ट कर देती है। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्वेरीज है कि आप क्यूरीज अपने रिटर्न में अपने पुट कर लें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पुट कर लें, वहां पे अगर नहीं है तो फिर आप अपनी क्लास में देख लें, आप यहाँ पे आ जाए। जी, वो क्लास वो कोर्स खत्म होने के बाद भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ, इधर गया। तो मेरा नाम हसन महमूद है, मैं एडवोकेट हूँ 2016 से, और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, और मेरे सी फैक के फाइनल के पेपर्स एग्जाम रहते हैं कुछ। और मैं आई कैप के साथ मैंडेटरी ट्रेनिंग करी थी इस्लामाबाद में किसी रेटेड फर्म से, और उसके बाद मैं लाहौर में और इस्लामाबाद में अपनी फर्म रन कर रहा हूँ, और एक किसी और फर्म के साथ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक एरिया थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, वो एरिया के कुछ टैक्स कंसल्टेंसी के कुछ काम हैं, कुछ एरियाज हैं जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे आपने कमिश्नर के सामने अपेयर होना है, तो आपको एडवोकेट या आईटीपी होना होगा। एडवोकेट आईटीपी होगा, उसके बाद अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है कमिश्नर अपील के सामने, अपील फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको एडवोकेट या आईटीपी होना होगा। देन अगर आपने कमिश्नर अपील के सामने जाके, जिस तरह सिविल केस में जाके पहले स्टे लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो आपके खिलाफ डिमांड क्रिएट की होती है तो उसके खिलाफ स्टे लेना पहला ही मोर्चा होता है लिटिगेशन में, तो उसके लिए भी आपको एडवोकेट या आईटीपी होना जरूरी है। देन फिर उसके बाद एपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये क्या नाम है इसका, जीपीओ। हाँ, जीपीओ के सामने जो है ना उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पे अपीलेट ट्राइब्यूनल है। तो वहाँ पे अपील ट्राइब्यूनल में उनके केसेस फाइल हो रहे होते हैं, अपीलें फाइल हो रही होती हैं, तो वहाँ पे भी अपेयर होने के लिए आपको एडवोकेट या हाईकोर्ट होना होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे भी आपने स्टे लेने के लिए दोनों एरिया ही होते हैं। फिर अगर आपने हाईकोर्ट में रेफरेंस फाइल करना है तो वहाँ पे आईटीपी नहीं, फिर वहाँ पे क्या होता है, एडवोकेट ही प्रेजेंट हो सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना होता है। अच्छा, ये एरिया तो मखसूस है उनके लिए जो अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब इसमें एक लफ्ज आप बार बार देख रहे होंगे, आईटीपी 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 होता है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कौन हो सकता है, इसके लिए ना सर्टेन क्वालिफिकेशन है जो आपके इनकम टैक्स रूल्स में लिखी हुई है। ये रूल नंबर 86 है। तो अगर आप अब ये जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब आपके पास पोजेस करते हैं, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स
प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने लॉ में डिग्री ली हुई है, कॉमर्स में डिग्री ली हुई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस मैनेजमेंट में, जहाँ पे अपने अकाउंटिंग और टैक्स के लॉज पढ़े हुए हैं, कंपल्सरी हैं चाहे ऑप्शनल हैं, फिर अगर आपने कोई प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ली है, जैसे आई कैप का सी कैप पास किया हो, आईसीएमए की सर्टेन लेवल क्वालिफिकेशंस करी हो, एसीसीए की कुछ क्वालिफिकेशंस करी हो, तो फिर आप उनके लिए क्या करते हैं, या आप इसको आईटीपी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अच्छा, आप ये सारी डिग्रीज क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप वहाँ पे, जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो फिर आपसे क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू कॉल करते हैं। क्या करते हैं, इंटरव्यू कॉल करते हैं। अच्छा, वो आपके साथ क्या कर रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहे होंगे कि आपने कितना एक्सपीरियंस किया है। तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर एज एन अप्रेंटिस। और जिसके साथ आपने अप्रेंटिसशिप करनी है उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन नॉट लेस देन 10 ईयर्स। तो ये आप अपने एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या कर रहे होंगे, वहां पे प्रेजेंट कर रहे होंगे और अपने आप को क्या कर रहे होंगे, टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, जब आप अप्लाई कर देते हो फिर वो आपको क्या करते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। इंटरव्यू कॉल करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको काम आता भी है, आपने कोई काम वगैरह किया भी है कि नहीं। और इंशाल्लाह उसको इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जितना आपको नॉलेज चाहिए वो आपको सीटीए प्रोवाइड कर रहा होगा ये कोर्स। वहीं से आपको पूछ रहे होंगे कि आपने प्रैक्टिकली क्या काम किया है, वो आपसे प्रैक्टिकली टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जब वो आपसे टर्म इस्तेमाल करेंगे आप चौंकेंगे नहीं, और आप उसको फॉरली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वाकई इसने काम किया है। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आईटीपी का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट नजर आता है वो, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, वालिद का नाम लिखा होता है, रेजिडेंस लिखी होती है, सीएनआईसी नंबर लिखा होता है, और ये लिखा होता है कि आप क्या हैं, आईटीपी के तौर पे, ये देखें, हैज बीन रजिस्टर्ड एज इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे। ये रूल 87 में उसकी इशू किया जाता है। फिर आपका एक नंबर दिया जाता है और यहाँ पे जो आपकी तस्वीर लगी हुई होती है, और जिस ऑफिसर ने इसको इशू किया होता है उनके साइन होते हैं, और यहाँ पे इसकी स्टैंप लगी होती है। ये वैसे कलर फॉर्म में होता है, ये भी आपको इस तरह स्कैन किया हो तो इस तरह नजर आता है। तो ये आईटीपी क्या होता है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। तो कुछ लिटिगेशन के सर्टेन एस्पेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। Bachelor of Business Administration can be an ITP or not? क्या लिखा हुआ है? Maybe in business administration और or business management. Whatever the name, bachelor or master, both are जी, bachelor level. Minimum bachelor. तो नहीं लिखा हुआ है, वही होंगे की कोशिश कर रहा अ डिग्री इन लॉ। अच्छा, फिर A degree in commerce, आगे, with income tax law and accounting or higher auditing and subjects of parts of subjects, whether compulsory or optional. A degree in business administration or business management, with accounting and income tax law as subjects are part of the course. तो डिग्री कंफर्म रहेगा। हाँ, तो क्या आपने ग्रेजुएशन की हो उससे मुराद होता है। लॉ की तो आपको पहले ग्रेजुएशन से तो नहीं मिलती ना। ये बीबीए को जहाँ से मुराद बीएस आपने बिजनेस मैनेजमेंट में किया है, बीबीए किया है, कॉम किया है, एमकॉम किया है, ये तो बेसिक थ्रेड होता है ना। अगर एक बंदा कहे कि मैं एलएलएम तो एलिजिबल है, उसने एलएलबी किया होगा तो उस आगे स्टेज पे जा रहा होता है ना। जी बीकॉम भी एलिजिबल है। तो ये वाला जो इसके में 1 ईयर वाला एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे? जी, इसमें आप क्या कर रहे होंगे, इसमें आपको ना इंस्टीट्यूट आपको हेल्प आउट कर देता है। तो आपको जब ये रिक्वायर्ड होगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिएगा, तो इसमें वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं थोड़ी। जी टैक्स रिलेटेड जी जी पाकिस्तान में कुछ एरियाज है जहाँ पर मतलब वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स है, जिस तरह पाटा हो गया बलूचिस्तान में बड़ा कंट्री है। जी, तो वो इस ईयर में भी इस बजट में इनको फ्रेंड की एक्सटेंशन दी है। एक मिनट देखो, उनको मेरे के लिए 1 साल एक्सटेंड किया आई थिंक। हाँ, वहां पे उनको नॉन टैरिफ एरिया बोलते हैं, और पाकिस्तान बाकी जो एरियाज उनको टैरिफ एरियाज बोलते हैं। तो कहते हैं नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरियाज में आए तो आपकी वहां पे अगर आप गुड्स बना के सेल करें तो वहां पे नहीं है। लेकिन अगर वहां से मिसाल के तौर पे उन एरियाज में जाके, नॉन टैरिफ एरियाज में जाके आप गुड मैन्युफैक्चर करें और लाहौर में सप्लाई करें तो फिर वो टैक्सेबल हो जाती है। उनका इस तरह का मैकेनिज्म है। इधर ये देखें, ये एग्जाम्पशन है।
ये क्लॉज नंबर 140 है, ये देखें एक्सटेंशन की है उनकी एग्जाम्पशन की। ये 30 एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2026। नजर आ रहा है? तब तो अगर उधर कोई बिजनेस होगा और वो मतलब इधर से कुछ मतलब वो रॉ मटेरियल ले जाएंगे तो उस पर न्यू उनको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? यहाँ पे देखिए ना, सेल करने वाला कौन है? नॉन टैरिफ एरिया में बैठा हुआ है। अगर उसके लिए वो सप्लाई टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल टैक्स चार्ज कर रहा होगा। फिर वहां पे जाके आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लगता ना, फिर आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर आप गुड्स वहीं पे बनाते वहीं पे बेच कर देते। जी कंपनी की बिल्कुल। कंपनी बिल्कुल कर रहे होंगे जी। फिर होल्डिंग हम बना रहे होंगे, फिर होल्डिंग आपने कब करनी है, क्यों करनी है, उसकी पूरी अप्रोच को डिस्कस कर रहे होंगे। फिर मैं आपको एक चार्ट दूंगा कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन से कितना रेट होगा, तो अप्रोच देख रहे होंगे। फिर इस टैक्स आपने विद हेल्ड कर लिया तो इसको आपने जाके एफडीआर को कैसे जमा कराना है, फिर इनकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स कैसे फाइल होनी है, ये सारा प्रैक्टिकली कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जी और सर ये सारे लेक्चर जो हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में ही मिलेंगे या हार्ड कॉपी में भी कुछ? देखिए, तो आपको एक्सेल की शीट आ रही होगी वो आगे है, बाकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर कर दिया करूँ, ग्रुप में शेयर हो जाती हैं। जी ग्रुप में शेयर हो जाती हैं जी। तो अपनी भी तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं टैक्सेस के। देखिए, आप उसमें सारे पोर्टल में से करें, लेकिन अभी फाइल ना करें ड्यू डेट तक ना। आपने अपनी अगर रिटर्न फाइल करनी है तो फिर जो आपकी आपकी ट्रांजेक्शन है ना, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करना है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ट्रांजेक्शन आपकी सैलरीड इनकम आ रही है, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, तो उसका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे आ रहा होगा, तो अपने पोर्टल पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो सबमिट ना करें। लेकिन जब आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई ना, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करना है, जहां से आपकी आमदन आ रही होगी। बस अगर आप प्रैक्टिस के लिए तौर पे कर रहे हो, उस पोर्टल में से ग्रो थ्रू हो जाए, लेकिन सबमिट ना करें, बस बाद में डिलीट कर दें। आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो आ रही होगी कि ये देखें, ये मैंने लॉ पढ़ा था, इसको जब मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो ये आपस में रिकनसाइल्ड हो रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस। लेकिन जब आपको इस तरह मसला आ रहा होगा ना, क्या आ रहा होगा, मसला आ रहा होगा ना, आप उसमें से जो लर्निंग के लिए उसके सोल्यूशन की तरफ सोच रहे होंगे ना, वो लर्निंग आपका वो किसी भी लर्निंग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको कहूँ कि आप छोटे पानी में नहा लें, यहाँ पे स्विमिंग अलग होगी, ठीक है, आप स्विमिंग पूल में नहा लें, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लें वो अलग होगी। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आप क्या करें, एक दरिया में से गुजरें, तो वहां पे दरिया के बहाव के हिसाब से आप क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये आपको कुछ प्रैक्टिकली चीजें क्या हो रही होती हैं, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो वहां से आपको लर्निंग हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, क्या करना है, और घबराना नहीं है, अपनी उम्मीद को क्या करना है, ठीक रखना है। ने भी यही कहा था। तो नहीं घबरा रहा ना है? सर इसमें फ्रीलांसर की भी रिटर्न तो भी फ्रीलांसिंग एक छोटा सा काम होता है, वो एफटीआर में आती है, वो बता दूंगा, उसका भी बात कर रहे होंगे कि इसका आपने उसमें एक टेक्निकली मसला होता है, तो आपको टेक्निकली मसला बताऊंगा कि भाई ये रिटर्न फाइल करेंगे, इसका ये मामला हो गए, फिर उसमें मसला क्या आएगा, उस मसले का फिर सोल्यूशन क्या होगा। क्लियरिटी भी कराएंगे। ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं सर। ई कॉमर्स पाकिस्तान में रहता है, उसके ऊपर जो लॉ में भी चेंजेस आई है ना, ये देखें, टेक्निकल प्लेटफॉर्म भी सर हम होता है। इधर गया, ये देखें ई कॉमर्स के ऊपर उनका रिजीम आया। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, जिसकी आप सप्लाई कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स वाली कंपनी टीसीएस है, तो जिसके आप कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहा है, तो जिसकी वो क्या कहते हैं सर्विस दे रहे हैं, तो उससे आपने क्या करना है, टैक्स पेमेंट करनी है, टैक्स की कटौती करनी है। मिसाल के तौर पे यूनिवर्थ वाला क्या कहता है कि मेरी जो है ना टीसीएस को कहता है कि आप ये मेरी क्या कर दें, डिलीवरी कर दें, तो डिलीवरी करते वक्त क्या करेगा, टैक्स विद हेल्ड करेगा जब उसको पेमेंट करेगा कैश ऑन डिलीवरी में। फिर जो जिस तरह ग्राहक पे कोई चीजें हो रही है तो उसको ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेस कहते हैं, तो उसकी ज्यादा मैकेनिज्म है सेल टैक्स में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ये देखिए ओएमपी लिखा है, ऑनलाइन मार्केट स्पेस, जैसे दराज है, अलीबाबा है। जी जी ऑनलाइन, ये सुल्तान मेयर साहब का क्वेश्चन है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था, हम 30 सितंबर लास्ट डेट है इनकम फाइल रिटर्न करने की, तो मैं हर साल अपनी खुद ही करता हूँ, लेकिन वो ड्राफ्ट में पड़ी रहती है, सबमिट एक दो हुई हैं, उनमें कोई मसले इश्यूज हैं, जब हम कर लेंगे 30 सितंबर से पहले उनको चेक कर लेंगे हम? नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी तो कोर्स करेंगे, कोर्स हमारा 30 सितंबर तक नहीं खत्म हो रहा होगा, उसमें टाइम लग रहा होगा।
अच्छा, अगर वो इश्यू डिस्कस करना हो तो पहले कर सकते हैं आपसे। हाँ, आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन पुट कर लीजिएगा, लेकिन देखिए ना उसमें भी हमारी थोड़ी सी लिमिट होगी, उसको डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। चले सर, बस यही सर। और सर पूछना वैसे था आप इतना रखिए, 30 सितंबर वाली डेट बढ़ जाती होती है। चले चले मेरे सर, मेरे एक साथ है जिनसे मैंने फाइनल का टेक्स्ट पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि मैं 1982 से ना इस प्रोफेशन में हूँ। उनका इतना तजर्बा है, इतनी हमारी उम्र भी नहीं होगी। वो कहते हैं मैंने कोई ऐसा साल नहीं देखा जिस साल ये ना डेट 30 सितंबर से आगे ना गई हो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। एक बहुत मरतबा शुक्रिया खान सर। साहब एक मरतबा तो खान साहब अगले मार्च तक ले गए थे, 30 जून तक कितना आगे ले गए थे। हाँ। ऐसे ही है सर। हाँ, लास्ट टाइम अक्टूबर पे गई है। जी सर। हम जो है ना, उनको पता है एफडीआर को कि हम जो है ना मैनहसल कॉम ऐसे के हैं, हम बिजली का बिल आखिरी डेट पे जमा कराते हैं तो रिटर्न भी आखिरी दिन जमा कराएंगे। ऐसे ही सर, ऐसे ही। बहुत जी, होल्ड ऑन करें अब उस आप खुद देखें ना कि आपको अगर इन ट्रांजेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद करें। तकरीबन सबको, जहाँ तक मुझे नजर आया, सबको कुछ बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन अगर हम खुद करें तो आप वाली बात है कि जो अंडरस्टैंडिंग उससे आएगी वो शायद लेक्चर से भी ना आए। लेक्चर्स में आपको आ रही होगी, लेकिन उसमें से गुजर रहे होंगे ना। मुझे अब ये थे कि आप मुझसे पूछें, अच्छा मुझे क्लास में ना दूसरे सर जी ये मैंने ना रिटर्न फाइल की है, सबमिट की है, ये मैंने सही की है गलत की है, क्या बता दें। अभी मुझे क्या पता उसमें फैक्ट्स आपके क्या थे, आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी थी। एक आप मुझे कह रहे हैं कि जी ये ट्रांजेक्शन, जब तक मुझे फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो मैं उसको कैसे चीज को कैसे देखूंगा कि उसने कैसे रिफ्लेक्ट किया है। ना मुझे पिछले साल की रिटर्न पता है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में से क्या चेंजेस आई हैं, क्या नहीं है, उसने क्या ट्रांजेक्शन की हैं। तो आपने पहले, मैं इसलिए आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हम पहले क्या कर रहे होंगे, ट्रांजेक्शन की पहले वर्किंग कर रहे होंगे, पहले वर्किंग कर रहे होंगे एक्सेल के, फिर उसको रिटर्न में जाके प्लॉट कर रहे होंगे। होना चाहिए कि तब आप अपने खुद रिटर्न कर लो तब। हाँ, इंशाल्लाह आप करेंगे, लेकिन अगर आपको बिजनेस करोड़ में हुआ तो फिर आप मुझे क्या करेंगे, उसकी फीस अलग हो जाएगी। हैं? यार इनसे ना मेरे ख्याल फीस इनसे पहले ले लें, उससे खाना खा लेना। मैंने यही कहना कि जो बिजनेसमैन होता है इसीलिए डिस्टर्ब होता है ना। वो कहता है मेरे कंसल्टेंट मुझे, मैं उसको एडवाइस नहीं कर पाता ना, मतलब मैं उसको चेक नहीं कर पाता ये मुझे क्या कर रहा है ना, क्योंकि उसका सारा फोकस तो उस चीज पे होता है, सेल परचेज के ऊपर। देखिए बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो एक आपके लिए सपोर्ट है, यहाँ पे चीजें आ रही हैं तो बैंक स्टेटमेंट में तो पैसे आने जाने किसी ट्रांजैक्शन की मद में होगा ना। तो आपने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके रिजल्ट्स को रिटर्न में प्लॉट करना है। ये नहीं देखना कि सर जी ये मेरी ना बैंक स्टेटमेंट में इतना टर्नओवर हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में इतना टर्नओवर हुआ तो मैं इसको कहाँ पे दिखाऊं। भाई बैंक मुझे नहीं पता उसमें क्या पैसे आए क्या है, मुझे तो उस ट्रांजैक्शन को बताओ जिसको मैंने आगे जाके रिपोर्ट करना है। ये पैसे आपको क्यों आए हैं, बिजनेस की मद में आए हैं, किसी ने आपको लोन दिया, आपने किसी भाई से लिए हैं, उस चीज का पता होना चाहिए ना आपको। बैंक स्टेटमेंट को ये तो नहीं पता किससे प्रायर से पता है कि, तो आपने बिजनेसमैन अकाउंटिंग में हिसाब रखना होता है ना। ये बिजनेसमैन इतना मासूम बन रहा होता है ना उस वक्त कि मुझे नहीं पता, उसको तो इंग्लिश में पता होता है किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं, किसको मैंने कितनी सेल की है। ये अहमद हसन साहब आपकी आवाज कट के आ रही है, आप प्लीज अपना माइक ठीक करके दोबारा क्वेश्चन पुट कर लें। नहीं, उनकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सलमान भट्टी बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिएंटेशन तो सुनी है माशाल्लाह सर। एक क्वेश्चन था जी मेरा छोटा सा कि ये जो आईसीटी के अंदर जो हम आईटीपी की आपने बात की थी, तो जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईटीपी कर सकता है सर? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लाई ना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एम्प्लाई क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि आपके वो जो एस्टेब्लिशमेंट कोड्स होते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट का अलग है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अलग है, कि आप इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप समय के कुछ अपने फैक्ट्स को सप्रेस करके वहां पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर भी देंगे, लेकिन कल को अगर आपके डिपार्टमेंटल में मैटर्स आए तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, वहां पे फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हम पिछले अप्रैल वाले बैच में ना, अप्रैल 2024 वाले बैच में ना, हमारे पास एक बंदा आया, कहता सर वो मेरे पास एक क्लाइंट आया है, तो उसके पास ना, अब उसके पास ना कहता है कि सर 2 करोड़ रुपए आए हैं ना, तो मैं उसको रिटर्न में कहाँ शो करूँ। तो मैंने कहा ये पैसे कहाँ से हैं, किस ट्रांजैक्शन से आए हैं, क्या लेन देन हुआ है, क्या हुआ है। कहता सर वो सरकारी बंदा है तो उसको तो जो है ना टेबल अंडर द टेबल जो मनी आने वो आइए। कहता मैं उसको रिटर्न में कैसे बैठी।
एनटीएन के हवाले से एक क्वेश्चन है, एनटीएन में जो मतलब एड्रेस पहले लेक्चर में बातें होंगी इंशाल्लाह इसमें। जी जी सर अगर किसी की 2-3 साल के रिटर्न मतलब रहते हैं तो वो बारी बारी हर साल के जी बारी बारी करेगा ना। और इसमें आपने जो एफबीआर आपसे ट्रिक थे, मैं उस पर जाके 114(4) और 114 के आगे जो प्रोविजन है वो डिस्कस करके पहले थोड़ी सी आप बेस बन जाएगी ना, फिर उस ट्रिक से बताऊंगा कि आपने इससे बचना कैसे है। जी नोटिस वगैरह आते हैं। लिटिगेशन वाला पार्ट नहीं है। हम क्या काम कर रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहे होंगे। इसके बाद नोटिस आते हैं, 122(5) का नोटिस आता है, 5(a) का नोटिस आता है। आपने अपील फाइल करनी है, ट्राइब्यूनल के सामने कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, हाई कोर्ट में जाके टैक्स कैसे फाइल करना होता है। तो इसके लिए हमारा क्या है, वो ये कोर्स ही अटेंड कर रहे हैं, ये हमारे दोस्त बैठे हैं। ये किधर गए, ये वाला, ये एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन वाला। इसमें ये सारी बातें ये होगी, वहां पे रिटर्न वाली बातें नहीं हो रही होगी, पोर्टल पे काम कैसे करना है। वहां पे लीगल इंटरप्रिटेशंस के मैटर्स देख कर रहे होंगे कि ये मिसाल के तौर पे 122(5) में डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है, ये डेफिनेशन इंफॉर्मेशन जो आई है इसका क्या मतलब है, फिर इसमें लॉ में चेंजेस आई क्या आई है, ऑडिट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर्स होगा। 111 का नोटिस आता है तो उसमें आपको क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने उसको कैसे रिप्लाई देना है, वो सारे मामला जो है ना वहां पे डिस्कस हो रहे होते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये जो आप करवा रहे हैं इसमें सेल टैक्स की रिटर्न करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। बिजनेस की सेल टैक्स कर रही बिजनेस कर रहा होता है, बिजनेस ही होता है। नहीं, कोई बड़ी रिटर्न होती कंपनी की इस तरह। देखिए सेल टैक्स में हम क्या कर रहे होंगे, ये नहीं देख रहे होंगे इंडिविजुअल है, यूरोपी है या कंपनी है। वहां पे क्या देख रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या टीयर 1 रिटेलर है, इस एस्पेक्ट से देखते होंगे। जी ये सेल चीज का जो अलग कोर्स है, ये मतलब ये जो सीटीए वाला कोर्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए सेल टैक्स वाले में आपको सिर्फ सेल टैक्स वाला एरिया ही पढ़ाया जा रहा होगा, उसी की सारी बातें हो रही हैं, बाकी एरियाज नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। मैं कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो रही है, सेल टैक्स मास्टरी में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। इनकम टैक्स की चीजें मामला कैसे हैंडल हो रहे होंगे, कैसे रिटर्न फाइल होंगे, सेल टैक्स में नहीं होगा। वो डेडिकेटेड है सेल टैक्स के लिए, हमेशा रिटर्न्स की बात नहीं वो इसमें एरिया नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स ऑन फेडरल एरिया, फेडरल लॉ। जी बताइए सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कोर्स है, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो टैक्स रिटर्न है वो खुद कर सकूं। सो क्या इसमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है कोर्स का या कोई स्पेसिफिक कोर्स है जो अभी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे थे 8-9 कोर्सेज, उसमें से कौन से वाला कोर्स है जो इस चीज को कवर करता है? आपने किस चीज की रिटर्न, पहली बात तो बताएं आपने किस चीज की रिटर्न फाइल की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अच्छा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में आपकी मुझे ये बताएं कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या, आप क्या काम करते हैं, आपकी आमदन कहाँ से आती है? मेरे पास जी पाकिस्तान, मैं फ्रीलांसर हूँ, सब रेमिटेंस आती है और पाकिस्तान से भी आती है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह बता रहे होंगे कि आपकी बिजनेस इनकम है, तो आपने अपनी बिजनेस इनकम को एफटीआर में कैसे रिफ्लेक्ट करना है। और वो कौन सा? देखिए अगर आप इस तरह डिसकंटिन्यूटी में कहेंगे ना कि मैं सिर्फ एक अपना बिजनेस वाला एक वाला एरिया इन चेक कर लूँ, या सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एरिया एक लेक्चर या 2 में लेक्चर से की हद तक आपके कंफाइन कोर्स कर लूँ, तो फिर आपको पिछली टर्म में नहीं समझ आ रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब यहाँ काफी सारे कोर्सेज मेंशन्ड हैं कि ये कोर्सेज हैं। सो ये जो आपका कोर्स है वो ये सारी चीजें कवर करेगा या ये मल्टीपल कोर्सेज हैं? ये वाला एरिया जो हम पढ़ रहे हैं आप इसी में कवर हो रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? ओके जी 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 जी। और इसी के कोर्स के कंटेंट्स आपने डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। जी तो कुछ कह रहे थे आप? चुप करके बैठे हुए पीछे कॉर्नर में, ये आपके दोस्त है, पक्के फ्रेंड है? अच्छा अच्छा। जी जी हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल मिलता है। जी जी वो फॉर्मेट उनसे पूछ लीजिएगा, एडमिन में भरा, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के आए हुए पड़े, वो आपको सैंपल के तौर पे दिखा देंगे। हाँ वो आपको ना भी बता देंगे। अभी वो जो बैठे हुए हैं, वसीम बैठा हुआ है ना, उन्हें कहना जो आपको कोर्स का सर्टिफिकेट होता है ना, मुझे उसका सैंपल दिखा दें। वो किसी स्टूडेंट का जो उनके कलेक्ट करने वाले पड़े होंगे ना, किसी स्टूडेंट ने लेने, तो आपको दिखा दें। जी नहीं वो आप देखिए, वो तो डिजाइन सर्टिफिकेट की डिजाइनिंग हुई होगी ना, तो उसके मुताबिक एडमिन वाले से बात कर लीजिएगा, वो आपको इस पर ब्रीफ कर देगा।
वो तो इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा जी। उनकी affiliation होगी या किसी इदारे के साथ? अदारे से मुराद मतलब हम कह रहे हैं कि FPR के साथ हाँ, ये IPR के साथ रजिस्टर्ड है, IPR में अपने रिटर्न फाइल करता है और उसके साथ CCP के तौर पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप अगर उस तरह समझते हैं जिस तरह कोई कॉलेज होगा ना, कोई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होगी, इस तरह का कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स की कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्पेसिफिक इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है। सोल पार्टी रजिस्ट्रेशन है, उन्हें FPR नहीं होती, ये अध्याय में होती इसके है, अलावा कोई इसका फॉलो नहीं होता। ये यहाँ पे होती है। पार्टी शामिल करने के बाद रिपोर्ट आ गया है। मैं आपसे कहना कि उसको कोई डील करने की कोई लॉ नहीं है ना, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप को डील करने के लिए कोई लॉ नहीं है ना, तो आपने उसको कैसे फॉर्म करना है, पार्टनरशिप कैसे रजिस्टर्ड होगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनीज एक्ट 2017 बताता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनेगी, कौन बताता है, कोई लॉ नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे जाके उसका बिजनेस, आपके एनटीएम के ऊपर आपका क्या किया जाता है, बिजनेस नेम ऐड किया जाता है ऐड हो गया, माना जाता है इस चीज जी। लेकिन इस चारों फॉर्म जो है वो सेक्शन होती है कि इसको नहीं मानते, कहते हो कि लीगल है मुझे। तो फिर आप लीगल डॉक्यूमेंट ही बता रहे होंगे ना, आप लीगल डॉक्यूमेंट ही बता रहे होंगे ना टैक्सेबल इंक्वायरी में कि ये देखेंगे मैं बिजनेस का। चारों फॉर्म के पास कंपनी होती है SCCT के पास। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसको डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, उसको करने के लिए यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे फॉर्म होगी ना, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उसको कोई स्पेसिफिक लॉ डील नहीं करता। इसको फिर हम किसी फॉरम पे या तो लीगल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और ये इंक्वायरी आएगी कि बिजनेस रजिस्टर्ड है वो तो नहीं, यानी वो है तो सही, नहीं किसी फॉरम पे क्या उसे ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तो आप उसे कहाँ जाके किसके पास रजिस्टर कराना चाहते हैं, किसके पास लेके जाए मुझे? चारों फॉर्म का ऐसा केस किया, उसमें प्राइवेट कंपनी की सोलो प्रोप्राइटर दोनों का पार्टनरशिप हो गई आपस में। उसमें बात क्या है कि सोलो प्रोप्राइटर जो है अलाउ नहीं कर सकता उसका नेम जो है, क्योंकि वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है। ये यानी एक वैसे सिनेरियो बेस्ड कर चारों फॉर्म के साथ जो पूछ रहा हूं बैठा, इससे मैं सिर्फ वो क्वेश्चन किया था क्या मालूम उसके ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो उसमें प्रेजेंट। ये देखो, आपकी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का तो हो गया, एचसीटी का डॉक्यूमेंट आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन वो उस पर बात करता है कि सोल प्रोप्राइटर आपको तो लीगल नहीं है, इसके नेम को अलाउ नहीं कर सकता। आपकी एक पार्टनरशिप है और एक बंदा है जो सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा है, उसका क्या होगा, एनटीएन होगा ना जिसके ऊपर बिजनेस नेम ऐड किया होगा। तो आप इसकी क्या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं? इसकी पार्टनरशिप होगी प्राइवेट कंपनी के साथ, पार्टनरशिप पार्टनरशिप करवा रहे हैं प्राइवेट कंपनी के। हाँ, तो उसे कहेंगे आप क्या कंपनी को तो अलाउ करता है लेकिन सोल प्रोप्राइटर को अलाउ नहीं, उसका नेम अलाउ नहीं करता। वो कहते हैं उन्हें कहते हैं मुझे बंदे के तौर पे कर लेना, आप उसका एनटीएन बता दें, उसका सीएनआईसी नंबर ही है ना, और उसको क्या अलाउ करेगा? उसके सीएनआईसी में नीचे उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है। आप उसमें टेक्निकली ये कह रहे होंगे, आपको क्या कहना चाहिए कि भाईजान ये बंदे, इस बंदे को एज अ पार्टनर इंडक्ट कर लें इस पार्टनरशिप में, एक बंदा नेचुरल पर्सन होगा और बाकी पार्टनर